इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व एवं विशेषता का वर्णन करें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रस्तावना के बारे में लिखना है और इसका महत्व क्या है और विशेषता को लिखना है। मतलब प्रस्तावना में हमको दो क्वेश्चन लिखना है, एक महत्व के बारे में लिखना है और विशेषता के बारे में लिखना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना आखिर होता क्या है। तो भारत का जो संविधान है उसमें प्रस्तावना अगर हम लोग पढ़ेंगे तो प्रस्तावना एक पेज में लिखा हुआ है और भारत का संविधान बहुत सारा पेज में लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना एक पेज में हम लोग पढ़ेंगे और पूरा संविधान के बारे में हमको पता चल जाएगा, पूरा देश के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा। तो वही होता है प्रस्तावना। एक पेज में प्रस्तावना सब कुछ लिखा हुआ है। अगर प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा देश के बारे में एक ही पेज से हम लोग को पता चल जाएगा, पूरा संविधान पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रस्तावना का महत्व के बारे में लिखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना का ज़रूरत क्या है। तो प्रस्तावना का निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहले शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है तथा शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा। प्रस्तावना में बोला गया है कि जो भी शासन है, शासन का मतलब होता है जो भी सरकार है केंद्र में, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार का जो भी शासन प्रणाली होगा कि वो काम कैसे करेगा उसको स्पष्ट कर दिया है कि अपने मनमानी से ढंग से वो काम नहीं करेगा। मोदी चाहे कोई भी गवर्नमेंट अपने मनमानी से काम नहीं करेगा। उसका शासन प्रणाली का मतलब होता है काम, उसका काम को स्पष्ट कर दिया है। तथा शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, मतलब वो शासन करेगा, जो काम करेगा वो लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिक का मतलब जनता के हिसाब से वो काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी शासन प्रणाली है उसको स्पष्ट कर दिया, लिमिट कर दिया प्रस्तावना कि जो भी सरकार रहेगा ये लिमिट से ये लिमिट के अंदर में वो काम करेगा और जो भी शासन प्रणाली होगा जनता के हिसाब से होगा। तो पहला समझ में आया। अब है शासन के सिद्धांत को स्पष्ट करती है, जिसमें शासन का सिद्धांत लोक कल्याण होगा। शासन का सिद्धांत को स्पष्ट करता मतलब ये बताता है कि अगर सरकार काम भी करेगा, कुछ भी काम करेगा, अगर अपने मन से भी कुछ काम करता है तो वो संविधान के दायरे में, संविधान के अंदर में काम करेगा और लोक कल्याण, लोगों का भलाई के लिए काम करेगा। तीसरा है प्रस्तावना संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। मतलब प्रस्तावना जो है संविधान, जो भी संविधान के हिसाब से चलेगा उसमें वो दिशा बताता है कि संविधान में ये चीज़ लिखा हुआ है और सरकार किस दिशा में काम करेगा, मतलब लोकतांत्रिक हिसाब से वो काम करेगा। आगे प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने का कुंजी है। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि जो भी संविधान बनाया है, भीमराव अम्बेडकर हो गए और भी लोग जो संविधान सभा में थे और संविधान का निर्माण किए, संविधान बनाए, तो वो लोग का विचार आखिर क्या था उसको हम लोग को बताता है, ये प्रस्तावना बताता है। क्योंकि इतना अच्छा वो लोग का विचार था, क्योंकि अभी तक हम लोग का संविधान चलते आ रहा है। कितना दिन हो गया, अभी बहुत सारा देश है जैसे नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, वो सब का कितना बार संविधान बनता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन भारत का संविधान उस समय से अभी तक चला आ रहा है और प्रस्तावना ये बताता है कि संविधान निर्माता जो भी लोग था संविधान को बनाया, वो लोग का विचार क्या था। फिर प्रस्तावना सरकार का अपना दायित्व को बोध करवाता है, मतलब बताता है सरकार को कि आपका काम क्या है। न्याय किसी को दिलवाना है, सब में सम्मान भाव रखना है, किसी कोई भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना है, स्वतंत्रता सबको देना है, बंधुता मतलब कि सब में भाईचारा होना चाहिए, ऐसा सरकार बनना चाहिए। फिर है छठा नंबर, प्रस्तावना नागरिक का गरिमा प्रतिष्ठा अधिकार को स्वीकृति देता है। मतलब नागरिक का अधिकार बताता है कि आपका अधिकार क्या है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं आदमी है और पढ़ लिख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपका अधिकार क्या है, आपका गरिमा क्या है, आपका प्रतिष्ठा क्या है। ये कौन बताता है? प्रस्तावना बताता है। फिर प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान के निर्वाचन में सहायक है। और केशवानंद वाद, मतलब स्टार्टिंग में प्रस्तावना जो था संविधान का भाग नहीं था, लेकिन केशवानंद भारती केस जब आया
उसमें संविधान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ये वाला पॉइंट भी लिखना जरूरी है। फिर 8वां नंबर है, प्रस्तावना के अंतिम शब्द न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता दर्शाता है कि देश के सभी नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुरक्षित रखनी है। मतलब ये बताता है कि कोई भी आदमी है, सबका स्वतंत्रता, समता मतलब समानता, सबको न्याय चाहिए, मतलब सबको ये मिला हुआ है संविधान में। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने तरफ से दे देगा, सरकार चाह कर भी किसी का स्वतंत्रता नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रस्तावना का महत्व को देख लिए। इसी में अब हम दूसरा पार्ट को देखते हैं, प्रस्तावना का विशेषता बोलेगा या लक्षण बोलेगा, दोनों में लिखना है। तो प्रस्तावना का विशेषता निम्नलिखित है। इसमें जो दिया हुआ है, हम भारत के लोग, पहला पॉइंट लिखिएगा हम भारत के लोग। प्रस्तावना स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग से। इसका अर्थ ये है कि भारत संविधान का स्रोत जनता में है। जो भी संविधान है वो जनता के लिए है, और जितना भी पावर है वो जनता में है, तथा शासन करने की शक्ति जनता में निहित की गई है। और जो भी शासन करेगा, अगर सरकार अभी सही काम नहीं करेगा तो अगले साल फिर वोट नहीं देगा उसको। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग में ही सारा शक्ति गया है। तो इसमें अनुच्छेद याद रखिएगा कि 326 में वयस्क मताधिकार, जो भी 18 साल का हो जाएगा उसको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। फिर यहाँ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत सरकार आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब जैसे मोदी गवर्नमेंट है, तो उसको कोई बाहर से देश, चाइना वाला आकर ये नहीं बोल देगा कि आप ये काम कीजिए और हम लोग का मन से काम कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। या अंदर से कोई दूसरा सरकार ये नहीं बोलेगा कि मोदी गवर्नमेंट को कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। जो भी सरकार है, जो भी वोट जीतकर सरकार बना है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मतलब वो काम, अपना निर्णय खुद ले लेगा, किसी का ज़रूरत उसको नहीं होगा। हाँ, सलाह के लिए ले सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कोई अगर सलाह लिया है तो उस जो कोई बोलेगा अगला आदमी, उसका सुनना ही है। फिर भारत सरकार पर किसी भी प्रकार का बाहरी और आंतरिक दबाव नहीं है। मतलब बाहर का देश कोई भी दबाव नहीं दे सकता है कि आप यही काम कीजिए, या अंदर से कोई भी सरकार ये नहीं बोल सकता है सरकार को कि आप ये काम कीजिए। अनुच्छेद लिख लीजिएगा 245 के अनुसार भारतीय सरकार को संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार है। 245 अनुच्छेद में क्या बोला गया है कि राज्य में भी सारा कानून बना सकता है गवर्नमेंट, और पूरा देश में भी बना सकता है। मतलब हर एक कोना में कानून बना सकता है, जो भी जीत कर आएगा केंद्र सरकार में, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है। आगे है लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका अर्थ यह है कि शासन करने की शक्ति जनता में निहित है। शासन कौन करेगा? जनता करेगा। कैसे करेगा? कोई सरकार को चुनेगा, वोट देकर चुनेगा। तो इसलिए बोला गया है शासन जनता में निहित है, जनता में है। शासन बहुमत के आधार पर चलाया जाएगा। जो भी शासन करेगा, जो भी सरकार बनेगा, वो जिसको बहुमत मिलेगा, ज़्यादा वोट जिसको मिलेगा, जनता जिसको ज़्यादा पसंद करेगा, वो आएगा। और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो जनता के विरुद्ध होगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। तथा इसमें स्त्री पुरुष को बराबरी हक मिलेगा। प्रेस का आज़ादी मतलब जो भी न्यूज़ चैनल वाला है उसको ऐसा कुछ कोई सरकार नहीं करेगा कि आप हम लोग से पूछिए मत सवाल, क्योंकि न्यूज़ चैनल ही एक लोकतंत्र को कायम रखता है। न्यूज़ चैनल के वजह से ही कोई भी देश में बहुत दिन तक लोकतंत्र चल सकता है, क्योंकि वही बताएगा सारा सरकार को कि आप ये गलती कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। और कोई भी आदमी लोग को बताएगा कि ये सरकार गलती कर रहा है, टीवी वगैरह में बताएगा। तो इसमें अनुच्छेद 19 लिख देना है कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है। कोई भी आदमी सरकार से कोई सवाल पूछ सकता है। और लोगों को संघ बनाने का अधिकार है, मतलब लोग एकजुट हो जाएगा और संघ बनाकर बोलेगा कि सरकार का ये काम हम नहीं करने देंगे, हड़ताल वगैरह करेंगे। और प्रेस का स्वतंत्रता का मतलब वही टीवी चैनल वाला लोग को स्वतंत्रता। उदाहरण है कृषि कानून जो आया, वो सरकार लोग किसान के विरुद्ध काम लाया था, वो लोग हड़ताल करने लगा, तो फिर सरकार को वापस लेना पड़ा कृषि कानून। CAA कानून लागू नहीं हो पाया। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें बोला गया था कि जो भी
हिंदू है और बौद्ध है और कुछ कुछ जाति का धर्म का लोग है, वही लोग इंडिया में रह सकता है, मुस्लिम लोग नहीं रह सकता है। तो पूरा इसका विरोध होने लगा, तो फिर इसको भी सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लोग भी तो इस देश का नागरिक है। फिर आगे है समता, 4th नंबर में। तो समता का मतलब होता है कि इक्वालिटी, इक्वल सब लोग। भारत के नागरिकों में धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म मतलब लड़का लड़की हो गया, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, जन्म स्थान मतलब कोई छोटा जगह पे रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो बड़ा जगह वाला छोटा जगह वाला लोग का बेइज्जती करता है, ये सब नहीं करना है। तो ये वाला अनुच्छेद इसमें लिख देना। अनुच्छेद 16 अवसर का समता मिलता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध। फिर 39 में महिला पुरुष को अगर दोनों लोग समान कार्य कर रहा है तो वेतन भी समान मिलेगा, पैसा समान मिलेगा। 5वां नंबर है स्वतंत्र गणराज्य। तो भारत के शीर्ष पद पर जो होगा वह निर्वाचित होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गणराज्य का मतलब होता है, जैसे अभी हम लोग का भारत में सबसे ऊपर जो फर्स्ट पर्सन बोला जाता है वो राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होंगे, मतलब वो वोट उनको हम लोग देकर चुनेंगे। हम लोग को वैसे नहीं देते, हम लोग संसद को चुनते हैं और संसद लोग देता है, लोकसभा राज्यसभा का आदमी लोग देता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो आखिर चुनाता है ना, ऐसा तो नहीं है वंशानुगत हो जाएगा, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा ही है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, ये वाला लिख देना है। फिर है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 2 प्रकार का, ये वाला इम्पोर्टेंट है, 2 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है और इसमें बताया गया है कि नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता बताया गया है और राजनीतिक स्वतंत्रता, दो ठो ध्यान में रखना है। नागरिक स्वतंत्रता में बोलने का स्वतंत्रता होना चाहिए, कोई भी नागरिक को, कोई भी आदमी को प्रेस का आज़ादी होना चाहिए, संघ बनाने का आज़ादी होना चाहिए। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता में ये दिया गया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अगर एलिजिबल है तो कोई भी लड़ सकता है और कोई भी मतदान दे सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इसमें अनुच्छेद याद रखना है कि 124 अनुच्छेद में ये दिया गया है। आगे है 7वां नंबर न्याय। तो न्याय 3 प्रकार का है, ये ध्यान में रखना। स्वतंत्रता 2 प्रकार का, न्याय 3 प्रकार का है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। सामाजिक न्याय में ऐसा समाज होगा जो किसी प्रकार धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बस सिंपल सा है, जो शुरू में है वही रिपीट तो कर रहा है ये। फिर आर्थिक न्याय है, संसाधन का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि लाभ सभी लोगों को हो। मतलब अगर मान के चलो झारखंड में अभ्रक पाया जाता है तो वो पूरा देश का लोग के लिए है, वो ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड के लिए ही है। अगर कोई भी देश में कोई भी चीज़ है तो वो सबके लिए है। अगर अभी चावल मिलता है सरकार के द्वारा, तो चावल ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है, जिसके पास भी वो कार्ड बना रहेगा, जो भी एलिजिबल रहेगा तो वो सबको मिलेगा। तो वही है आर्थिक न्याय, मतलब सरकार अगर किसी को पैसा देगा तो सबको देना पड़ेगा। अनुच्छेद इसका याद रखना है कि 38 ख। और राजनीतिक न्याय में है मतदान सूची में किसी भी भेदभाव नहीं होगा, मतलब कोई भी वोट दे सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वही है। फिर यहाँ पर 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। प्रस्तावना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती पर जोर दिया गया है, लोगों की गरिमा, प्रतिष्ठा, अधिकारों का सम्मान किया गया है। राष्ट्रीय एकता का मतलब बताया गया है कि प्रस्तावना में भारत जो ऐसा देश है कि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता है, मतलब कोई भी अगर राज्य है, अलग अलग राज्य है तो वो अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक है। और सरकार को भी ऐसा काम करना चाहिए कि सब लोग में एकता बनाए रखे। तो ये चीज़ लिखना है कि प्रस्तावना के माध्यम से, प्रस्तावना हम लोग को बताता, प्रस्तावना प्रेरित करता है कि सब राष्ट्र को एकता बनाए रखना चाहिए। फिर आगे है समाजवादी। समाजवादी में केवल याद रखना कि लोक कल्याण याद रखना, और ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष ये ध्यान में रखना है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ राज्य केवल एक कोई राज्य को नहीं बोला गया। राज्य का मतलब हो गया कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट हमेशा 2
तरीका का होता है, एगो सेंटर में होता है जैसे मोदी गवर्नमेंट, और अलग अलग राज्य सरकार होता है। तो यहाँ पर राज्य का मतलब पूरा देश के बारे में बोला गया, पूरा देश का गवर्नमेंट जैसे मोदी गवर्नमेंट। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब जो भी सरकार है, प्रधानमंत्री है, उसका कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म का मतलब कोई धर्म को वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए स्पेशली, तथा वह किसी भी धर्म को हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब कोई भी धर्म, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है या कोई मंदिर में जा रहा है तो उसको कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो वही बताया गया है कि कोई जो भी सरकार होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, वो कोई धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा या कोई धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, कोई धर्म को रोक टोक नहीं लगाएगा। और ये अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इतना आप लोग को लिख देना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कंप्लीट।